हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट सीखने वाले हैं। केमिस्ट्री में अक्सर करके स्टूडेंट्स को जब प्रॉब्लम होती है कि जब वो किसी एमसीक्यूज टेस्ट को कंडक्ट कर रहे होते हैं, वो चाहे एमडीकेट टेस्ट हो, ईकेट टेस्ट हो, या उनकी क्लास की टेस्ट हो, या कोई और एग्जाम हो रहा हो, उसमें अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो वो ना सिर्फ जो है डिफ़िकल्ट होता है बल्कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपको आ भी रहा हो, न्यूमेरिकल का कोई आंसर निकालना आ भी रहा हो, उसको सॉल्व करना आ भी रहा हो, बट वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है और इन टेस्ट में, एमसीक्यूज टेस्ट में आपके पास टाइम ही तो नहीं होता। तो इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना आना चाहिए। इन क्वेश्चंस को ट्रिक्स के ज़रिए, सिंपल फार्मूलाज को याद करने के ज़रिए जो है इनको सॉल्व करना आना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपको फार्मूला भी तो पता हो ना, आपको ट्रिक्स भी तो पता हो। इसीलिए आज हम एक एग्जांपल के तौर पे हम आज ये देखने वाले हैं कि बोहर थ्योरी के रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ये इस कुछ जो 2-3 दिन से हम लेक्चर्स कर रहे हैं उसमें बोहर थ्योरी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज आ सकते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम एक एमसीक्यूज लेके आए हुए हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपसे पूछी जाए, कोई शेल दिया जाए कि भाई एल शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आप उसकी एनर्जी बताएं, और आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब ये 4 ऑप्शंस में से आप सही टिक तब भी कर पाओगे जब आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी आती हो किसी भी शेल में। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि एल शेल में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के एल शेल में एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है वो आप याद कर लो। आप याद नहीं कर सकते। 7 शेल्स हैं, आप 7 वैल्यूज कैसे याद करेंगे? तो डेफिनेटली आपको फिर कोई फार्मूला आना चाहिए जिसको यूज करते हुए आप किसी भी, आपको शेल गिवन हो एट अ गिवन टाइम, आपके टेस्ट के दौरान आप फौरन उसको क्लिक कर सकें, उसको जो ना क्रैक कर सकें, आप उसको कैलकुलेट कर सकें। तो डेफिनेटली हमें एक सिंपल फार्मूला चाहिए। तो वो सिंपल फार्मूला मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आए, एनर्जी के ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में पूछी जाए, तो आप किस तरह से एक सिंपल से फार्मूला को यूज करते हुए इजीली आप कैलकुलेट करके और राइट आंसर को टिक कर सकते हो और अपनी मार्क्स सिक्योर कर सकते हो उस क्वेश्चन की। तो इसको मैं डेफिनेटली आपको लास्ट में बताने वाला हूं इस वीडियो के, और उससे पहले हम उस फार्मूला को ड्राइव करते हैं और पहले ये समझते हैं कि आखिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट क्या होता है, ताकि आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। और अगर आप एमसीक्यूज टेस्ट अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो फिर आप वीडियो को जो है स्किप करके आप लास्ट में जाके वो फार्मूला सिर्फ देख लो। ठीक है, और अगर आप कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना जा रहे हो तो जुड़े रहिएगा। आइए हम मिलके सिंपल सा कंसेप्ट समझते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट आया ही कहाँ से कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो उसकी एनर्जी का कंसेप्ट, उसके पास एनर्जी होने का कंसेप्ट आया कहाँ से था। तो ये बेसिकली बोहर्स कंसेप्ट है, बोहर्स थ्योरी का कंसेप्ट है। और बोहर्स पोस्टुलेट क्या था? बोहर का पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है कभी भी किसी भी ऑर्बिट में मौजूद होता है तो उसके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद होती है, और हर ऑर्बिट की एनर्जी डिफरेंट होती है, यानी हर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट होगी। जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में मौजूद है उस हिसाब से उसके पास एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये बोहर का पोस्टुलेट था। अब हम आते हैं कि भाई ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी किसी ऑर्बिट में मौजूद है, बट इलेक्ट्रॉन तो मूविंग बॉडी है, तो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कौन सी टाइप की है? काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी है? तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में जब भी मौजूद होता है तो उसके पास 2 टाइप की एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी भी मौजूद होती है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद होती है। पोटेंशियल एनर्जी उसके पास क्यों मौजूद होती है? बिकॉज वो जब भी किसी ऑर्बिट में मौजूद होता है तो वो बेसिकली कुछ डिस्टेंस पे, न्यूक्लियस की कुछ डिस्टेंस पे मौजूद है, और अगेंस्ट द फोर्स मौजूद है, अगेंस्ट न्यूक्लियर फोर्स, अगेंस्ट द कोलम्स फोर्स मौजूद है। इसीलिए जो है हम इसको हम कहेंगे कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, और जितना ज्यादा दूर वाले ऑर्बिट में मौजूद होगा उतनी ज्यादा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्यों इलेक्ट्रॉन के पास मौजूद है? बिकॉज वो तो मूव कर रहा है कंटिन्यूअसली सर्कुलर पाथ में, तो इसीलिए उसके पास सर्कुलर मोशन में मूव करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। ठीक है, इसीलिए हम कहेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी किसके बराबर होगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, तो काइनेटिक एनर्जी किसी सर्कुलर मोशन में मूव करने वाले ऑब्जेक्ट की क्या होती है? 1/2 mv²। ये हमें जो है फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से पता है। ठीक है, अब हम पोटेंशियल एनर्जी अगर मालूम करना चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी हमें पता है कि उसका फार्मूला क्या होता है? माइनस फोर्स यानी ऑब्जेक्ट के जहां जिस तरफ मूव कर रहा होता है उसके अगेंस्ट फोर्स उसके पास लग रहा होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो रही होती है। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास सिंपल फार्मूला होता है। तो माइनस फोर्स यानी कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है अगेंस्ट उसके मोशन के, तो अगर उसके मोशन के डायरेक्शन के अगेंस्ट जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स बेसिकली कोलम्स फोर्स है, कोलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उसका क्या फार्मूला होता है?
कूलम्ब्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला हमारे कूलम्ब्स इक्वेशन के मुताबिक ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर ये होता है, और इसकी माइनस वैल्यू इसीलिए है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को R से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो R स्क्वायर को कैंसिल कर देगी, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा -ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। हमारे पास टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या मौजूद है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्चुअली बराबर है काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी और प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की भी हमने फार्मूला निकाल दिया हुआ है कि 1/2 mv² होता है, और हमने पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी अभी ड्राइव कर लिया है कि वो -ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर होता है। तो अब इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा। तो इनको अगर हम सम करने जाएं तो हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में क्योंकि प्लस की साइन है और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगी, तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है। इस इक्वेशन में हमारे पास दूसरी तो सारी चीजें कांस्टेंट हैं, R को भी मालूम करने का हमारे पास फार्मूला मौजूद है, क्योंकि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन को मालूम करने का, रेडियस ऑफ अ शेल को मालूम करने का हम फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं ऑलरेडी, जो है बोहर्स पोस्टुलेट्स को यूज करते हुए। बट मसला ये है कि हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करने में दिक्कत हो सकती है, तो हम ऐसा फार्मूला लाना चाह रहे हैं जो कि फार्मूला बिल्कुल भी इजी हो, बिल्कुल याद करने में इजी हो, और उसमें जो भी सारे पैरामीटर्स हों वो सारों के वैल्यूज कांस्टेंट हों, और सिर्फ 1-2 वेरिएबल्स हों जिनको वैल्यू पुट करें और हमें इजीली जो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट हो जाए। तो इधर से हम V को कैंसिल आउट करना चाहेंगे, तो V को कैंसिल आउट करना है, mv² की जगह हम ऐसा फार्मूला लाएंगे, ऐसे पैरामीटर्स लाएंगे जिनके पैरामीटर्स के वैल्यूज इजीली हमें पता हों। तो हमें पता है कि mv² बराबर होता है ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये कहाँ से पता चला, ये हमें रेडियस का हम जब कैलकुलेट कर रहे थे रेडियस ऑफ शेल बोहर्स थ्योरी को यूज करते हुए, तो उसमें मैंने ये मेंशन करवा दिया हुआ था कि mv² बराबर होता है ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यही वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा हुआ है, तो mv² की जगह हम जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन में हम देखेंगे ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा ZE² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ये वही का वही सेम टर्म रहेगा हमारे पास, और माइनस की साइन भी सेम रहेगी। अब हम इसका LCM निकालेंगे, LCM निकालने के बाद हमारे पास सारा सॉर्ट आउट करने के बाद हमारे पास सिंपल फार्मूला बन जाएगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ZE² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। वैल्यूज तकरीबन हमें नोन है, Z हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो भी हमारे पास नोन है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होगा, तो हम निकाल सकते हैं। बट हमें इस फार्मूला में एक चीज मिसिंग है। क्या चीज मिसिंग है कि हमें R का वैल्यू जो है निकालने के लिए एक और अलग फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। रेडियस ऑफ अ शेल कौन सा मिला हुआ है हमें, जैसे इक्वेशन में मिला हुआ है L शेल का निकालें, एनर्जी L शेल की निकालें, तो L शेल का रेडियस हमें मालूम करना पड़ेगा। तो हम सिंपली यहाँ पे R की वैल्यू भी अगर पुट कर दें, R का भी फार्मूला पुट कर दें, तो और हमारे पास सिंपल फार्मूला आ जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो R का फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी हमने निकाला हुआ था, ये हमारे पास R का फार्मूला होता है, ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो R की जगह ये जैसे हमारे पास सेम इक्वेशन आ गई, E = ZE² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और R की जगह हमने क्या किया, R क्योंकि डिवाइड में है तो इसके जो पैरामीटर्स हैं उसको हम अगर मल्टीप्लाई में रखें तो उल्टा करके लिखेंगे, यानी नीचे वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला टर्म नीचे आएगा। नीचे वाला टर्म हमारे पास Z पाई me² था, और नीचे वाला टर्म हमारे पास ऊपर वाला टर्म था n² h² एप्सिलॉन नॉट, तो वो हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास देख रहे हैं कि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो रही हैं, ये हमारे पास डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा पाई में, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर बच जाएगा Z² और E स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो E पावर 4 हो जाएगा, और M हमारे पास बच गया, ठीक है, माइनस की साइन वही रही, और यहाँ पे नीचे हमारे पास 8 बच गया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा, और n² h² हो गया। तो ये हमारे पास एक सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया फार्मूला का। अब हम इसमें से देखें कि वेरिएबल्स कौन से हैं और कौन से कांस्टेंट पैरामीटर्स हैं। तो हम देखेंगे कि E जो है हमारे पास वो कांस्टेंट है, पावर 4 कांस्टेंट हमने अलग कर दिया, और कांस्टेंट ऊपर क्या है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने साइड पे कर दिया, और ऊपर जो वेरिएबल है वो हमने साइड पे कर दिया, दैट इज Z²।
ठीक है। और डिवीजन में आए तो हमने देखा नीचे क्या हुआ, 8 हमारे पास कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट है, और प्लैंक्स कांस्टेंट का स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट है, एन स्क्वायर हमारे पास वेरिएबल है, हमने उसको अलग कर दिया। ये जो सारे कांस्टेंट है उनकी जगह हमने के लिख लिया, ठीक है। और हमारे पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक सिंपल सा फार्मूला आ गया। हम कहेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे मालूम की जाती है, उसका क्या फार्मूला है, हम कहेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू -k/(-n²), ठीक है, -k मल्टीप्लाई बाय 1/(n²). 1 किसकी जगह रखा है, जेड स्क्वायर की जगह रखा है, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो जेड जो है एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। तो ये हमारे पास बहुत ही सिंपल सा फार्मूला आ गया, और यही फार्मूला हमें याद रखना है सिर्फ, और कुछ भी याद नहीं रखना। और के की वैल्यू हमें याद रखनी है, जो कि है 2.18 × 10⁻18 जूल्स पर एटम। ये हमें दो चीजें सिर्फ याद रखनी, ये फार्मूला और ये के की वैल्यू। और उसके बाद फिर हमें कोई सा भी शेल मिले, हम उस शेल की एनर्जी आराम से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही फार्मूला जो हमारे पास अभी हमने निकाला कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होती है -k/(1/n²। यही फार्मूला अगर हम यहाँ पे लगाएं तो इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। जैसे कि L जो है, N इज नंबर ऑफ शेल, K की वैल्यू हमें पता है -2.18 × 10⁻18 जूल्स पर एटम, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देंगे 1/n²। n² का मतलब है शेल नंबर कौन सा है, तो k पहला शेल होता है, l दूसरा शेल होता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर निकाल लें तो ये 4 हो जाएगा। तो इसको हम अगर 4 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि इनमें से ही कोई एक ऑप्शन होगा। अब करके देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कौन सा राइट ऑप्शन है। थैंक यू सो मच।